होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आई होप कि आप सबका एग्जाम बहुत 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 अच्छा रहा होगा और मैक्सिमम लोग आप में से जो भी कॉलेजेस आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो एग्जाम नहीं दे पाए ड्यू टू सम रीजंस, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जाम दिया तो है बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि उनका जो एडमिशन है वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाएगा जिसमें वो चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए आई हैव अ गुड न्यूज़ कह लो या फिर एक एडवाइस कह लो। 14 सितंबर तक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस के रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो इतना अच्छा नहीं हुआ है, या फिर आप किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और आप चाहते हो कि ये वाला जो साल है वो आपका वेस्ट ना हो, इन दैट केस आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर दो। 14 सितंबर लास्ट डेट है एंट्रेंस के रजिस्ट्रेशंस के लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो और जामिया का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो ना। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जामिया का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो अगर एग्ज़ाम नहीं होने वाला होता तो वो इतने दिनों तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं रखते। ड्यू टू सम रीजंस वो अभी एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं आप लोगों का, बट दैट डजंट मीन कि एग्ज़ाम होने ही नहीं वाला। अगर नहीं होने वाला होता तो वो नोटिफाई करते आपको या फिर वो रजिस्ट्रेशंस जो है वो क्लोज कर देते। बट क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशंस ओपन कर रखे हैं अब तक भी, तो हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि थोड़े दिन बाद हो, बट श्योरली एग्ज़ाम तो होने ही वाला है। नाउ कुछ लोगों को ये डाउट था कि कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए या फिर क्या कट ऑफ आती है एंट्रेंस की, डायरेक्ट की, एडमिशन किस तरीके से होता है और किस हिसाब से उनको कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, ये सब में उनको बहुत सारे डाउट्स थे। सो आई विल ट्राई टू क्लियर देम ऑल वन बाय वन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस की कट ऑफ से। सो कोई प्री डिटर्मिन्ड कट ऑफ उनकी नहीं होती है। जिस हिसाब से आप लोग परफॉर्म करने वाले हो वैसे ही उनका जो भी कट ऑफ है वो उसी हिसाब से रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई गेस जनरल कैटेगरी का 269 था हाईएस्ट स्कोर। ओके, नाउ सपोज 269 आपका हाईएस्ट आया तो वो आपकी हाईएस्ट कट ऑफ हो जाएगी, मतलब वो आपका एक मार्कअप हो गया कि यहाँ से अब जो भी नीचे बच्चे आएंगे उन सबका एडमिशन होता रहेगा। नाउ ये जो 269 आया उसके बाद डायरेक्ट जंप किया 265 पे, मतलब कि ना किसी के 268 आए, 267, 266 किसी के नहीं आए, डायरेक्ट 265 आए। उसके बाद सपोज कि 265 जिन लोगों के आए वो थे अराउंड 10 to 12 स्टूडेंट्स। ओके, सो वो जो 10 to 12 स्टूडेंट्स हैं उन सबका एडमिशन होगा अंडर सेकेंड रैंक। सपोज थर्ड रैंक के भी इसी हिसाब से आपके कुछ मान लो 10-15 बच्चे इसमें आ गए, तो कोई मिनिमम कट ऑफ, ऐसी कोई प्री डिटरमिन्ड कट ऑफ नहीं होती है वहाँ पे, और ना ही कोई मैक्सिमम कट ऑफ होती है। जिस हिसाब से भी आप लोग परफॉर्म करके आए हो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आने वाली है। मिनिमम कट ऑफ की जहाँ तक बात करें तो ये भी आपका परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। सपोज कि किसी के 269 आए सिर्फ एक स्टूडेंट के, फिर डायरेक्ट किसी के 265 आए सिर्फ एक स्टूडेंट के, फिर किसी के आए 264 सिर्फ एक स्टूडेंट के। तो क्योंकि अब यहाँ पे एक ही स्टूडेंट के आ रहे हैं तो कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे चले जाए। फॉर एग्जांपल 180 तक एक बच्चे के ही, मतलब 179 आए, किसी के 181 आए, 182 आए, इस तरीके से सिर्फ एक बच्चे के ही जो मार्क्स थे वो आ रहे थे, और एक रैंक सिर्फ एक स्टूडेंट होल्ड कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस तो काफ़ी सारे लोगों का एडमिशन हो सकता है। पर अगर किसी भी पर्टिकुलर रैंक को काफ़ी सारे लोग शेयर कर रहे हैं, इन दैट केस जो हमारी कट ऑफ है ना वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। ओके, सो लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे याद है कुछ 160 तक आपका कट ऑफ जो था मिनिमम वो गया था। पर फिर कुछ मार्क्स बीच में ऐसे भी थे जिसमें कि एक ही रैंक को काफ़ी सारे लोग होल्ड कर रहे थे, और कुछ रैंक ऐसी भी थी जहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट था। उसके लिए सीट्स थोड़ा सा इंक्रीज हुई हैं। आई गेस आपके 512 सीट्स हैं इस बार, लास्ट ईयर तक वो थी 358। तो सीटें क्योंकि इंक्रीज हुई हैं तो इस वजह से आपको उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि क्या कट ऑफ रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली है, और बिल्कुल भी इतना सा भी डाउट हो ना तो प्लीज़ जामिया का भी फॉर्म फिल कर दो,
ताकि एटलीस्ट अगर वहाँ पर ना हो एडमिशन आपका तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए। नाउ रिगार्डिंग द कॉलेजेस कि कॉलेजेस आपको किस हिसाब से मिलते हैं और क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है। सो सी सपोज आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिला, ओके तो इन दैट केस जैसे जो प्लेसमेंट सेल है, लाइब्रेरी वगैरह है, वो आपको सिर्फ डीओसी की जो आरटीएल है आप सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हो। प्लेसमेंट सेल आप सिर्फ डीओसी का ही जो प्लेसमेंट सेल है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर किसी का दूसरे कॉलेज में हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, मेरा हिंदू कॉलेज है तो मैं हिंदू कॉलेज के भी प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर कर सकती हूँ, साथ में मैं डीओसी के भी प्लेसमेंट सेल में रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। मैं हिंदू की भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकती हूँ, वहाँ से बुक्स इशू कर सकती हूँ और आरटीएल की लाइब्रेरी से भी बुक्स इशू कर सकती हूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका एडमिशन किधर होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ओके। अलॉटेड कॉलेजेस के भी कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं जो कि डिपार्टमेंट के नहीं होते, और डिपार्टमेंट के भी कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं जो बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनके नहीं होते। नाउ जब भी आप जो दूसरे कॉलेजेस की बात करते हो तो आपने जो प्रेफरेंस दी थी, फॉर एग्जांपल आप किसी ने स्कोर किया, मान लो जो मिनिमम कट ऑफ थी 150, किसी ने सिर्फ 150 स्कोर किया और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी थी सपोज डिपार्टमेंट को या फिर एसआरसीसी या फिर हिंदू कॉलेज को, तो आपका एडमिशन होगा तो सही, पर आपको फिर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। जितनी आपकी परसेंटेज आई है ना उस हिसाब से वो आपको कोई कॉलेज अलॉट करेंगे जो कि उतने जो आपके मार्क्स हैं उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये मत सोचना कि आपको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगी। येस, आप रीएलोकेट कर सकते हो। आप सपोज कि किसी का जो एडमिशन था पहले पीजीडीएवी में हुआ फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में और आपको वो नहीं चाहिए था, तो आप रीएलोकेट कर सकते हो। जब आप अपनी फीस पे करोगे वहीं पे आपके पास ऑप्शन आएगा रीएलोकेशन का, तो आप उसमें येस फिल करोगे और फिर आपका एक दिन बाद एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम पीजीडीएवी, और जब नेक्स्ट लिस्ट आएगी आपकी तो उसमें आपका एडमिशन किसी और कॉलेज में होगा जिसको आपने और ज़्यादा प्रेफर किया था। सपोज पीजीडीएवी को आपने 8th रैंक किया था, तो अब वो आपको 7th, 6th, 5th या 4th जो भी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट करेंगे। तो आपकी प्रेफरेंस भी मैटर करती है इस चीज़ में, और थोड़ा बहुत जो मार्क्स हैं आपके वो भी मैटर करते हैं कि कहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है और कहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। नाउ इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि एमकॉम के अलावा हम क्या कर सकते हैं, और जिसने मतलब जिसको एमकॉम नहीं करनी है और ग्रेजुएशन कर लिया है उन्होंने, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है। सो सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं कि सीए में क्या है, सीएस में क्या है, बट येस आई हैव अ फ्यू एक्वेंटेंसेस जिन्होंने किसी ने सीए भी कर लिया है, किसी कोई सीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उन लोगों से आपकी बात करवा सकती हूँ। जो भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हो और वो लोग हेल्प कर देंगे आपकी टू फाइंड आउट जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो उसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। सो रिजल्ट कब तक आएगा, पहले चीज़ एक प्रोसेस है पूरा, तो इस चीज़ को ध्यान से सुना। सबसे पहले जैसे ही आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ओवर हो जाएगा विद इन अ वीक और 2, सबसे पहले एक आंसर की आएगी। उस आंसर की के अंदर आपने भी जो आंसर्स मार्क किए हैं वो भी दे रखे होंगे और जो करेक्ट आंसर्स हैं वो भी दे रखे होंगे, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। जैसे ही वो आंसर की आएगी आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो। ऑब्जेक्शन रेज जिस विंडो पे करोगे वो ओपन हो जाएगी और आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर 2 आंसर सही हैं और आपने गलत वाला किया था तो आपका आंसर गलत हो रखा है, या फिर जितने ऑप्शंस थे वो उनमें से कोई सा भी आंसर ठीक नहीं था, या फिर कुछ भी रीज़न, मतलब वो आएगी 5 रीजंस आपको देते हैं और उनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो और ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। लास्ट ईयर तक कोई फी नहीं लगती थी ऑब्जेक्शन की, तो जितना मन किया उतने ऑब्जेक्शन रेज कर दिए। मैंने खुद 5 ऑब्जेक्शन रेज किए थे लास्ट ईयर। पर इस साल मैंने कहीं पे किसी ने मेरे को एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि 100 रुपी फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको टू रेज ऑब्जेक्शन। नाउ सी मेरे को नहीं पता कि वो चीज़ कितना ठीक थी या फिर नहीं थी, पर अगर आपको 100 रुपी पे करने हैं तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं रेज करोगे,
इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, जितने भी आपके फ्रेंड्स ने कोई पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, आप एक दूसरे से बात करो और एक एक या फिर दो ऑब्जेक्शन रेस करो। ये नहीं है कि सबने एक ही क्वेश्चन को कर दिया, एक जना भी करेगा तो वो लोग उसको देखेंगे, ठीक है। अगर वो कोई आपसे चार्जेस नहीं ले रहे, इन दैट केस तो आप जितने मर्जी आप करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने नहीं दिया या आप किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते हो जिसने ये हिंड्रेंस दिया था और आपको काफ़ी सारे डाउट्स हैं और ऑब्जेक्शंस हैं, इन दैट केस आप नीचे भी कमेंट कर सकते हो और यहाँ पे भी एक ग्रुप बना सकते हो आप, जिसमें कि किसी को लग रहा है कि भाई ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है और तुम्हें भी डाउट है, तो एक क्वेश्चन आप रेस करो ऑब्जेक्शन, दूसरे क्वेश्चन में वो दूसरा इंसान रेस कर लेगा, तो एक बंदे पे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे ही आप ऑब्जेक्शन रेस करोगे विद इन अ वीक वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो वेरीफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कितना सही है कितना नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन उनको लग रहा है ऐसा जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे या फिर कोई ऑप्शन सही था ही नहीं उसमें से, इन दैट केस वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब जिसका सही गया है उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इसमें, जिसका नहीं गया उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आपकी ऑब्जेक्शन फिर आपके पास एक सेकंड आंसर की आएगी, वो फाइनल आंसर की होगी और उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हो, तो वो इस तरीके से नहीं आएगी जैसे आपकी पहली वाली आंसर की आई थी। जैसे पहले आया था आपके पास कि एक एक क्वेश्चन आपका भी रिप्लाई दे रखा है उन्होंने और दूसरा भी रिप्लाई दे रखा है, वो सिर्फ क्वेश्चन आईडी आएगी एक साइड और एक साइड आएगी करेक्ट आंसर की, जो भी सही उन्होंने चूज की है। उसमें से फिर आप देख लेना कि कोई कितने कैंसिल हुए हैं और क्या आपका स्कोर बन रहा है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, बट आपको पता चल जाएगा एट दी एंड जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई गेस सितंबर के कुछ एंड के टाइम पे मार्क्स जो हैं आपके वो रिलीज होंगे। उसमें आपको सारे जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो सारे दे रखे होंगे और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा होगा आपको मार्क्स कि सबसे हाईएस्ट जो है 1 नंबर पे वो होगा, उसके बाद तो सारा एक आपके पास आ जाएगी सबका जो भी आंसर कीज होंगी, सॉरी आंसर की नहीं, जितने भी मार्क्स आए हैं सबके वो आ जाएंगे और आपको आपका फाइनल स्कोर पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आप कहाँ पर हो। ओके, देन लास्ट में आपका अक्टूबर के स्टार्टिंग में आएगी आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। जैसे ही वो कट ऑफ लिस्ट आएगी तो आप अपना जो पोर्टल है वो चेक करते रहना। उस टाइम पे आपका एडमिशन होगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल था वो अपडेट हो जाएगा और उसी में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपको अलॉट हुआ है। तो वो चीज़ आप चेक करते रहना कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे सारे, उसका फोटोकॉपी लेना होगा एंड जो एडमिशन प्रोसीजर चलता है वो चीज़ें होंगी। और अगर आपका सोल में भी एडमिशन आपको चाहिए तो इन दैट केस ऑल्सो एंट्रेंस काउंट होगा। ये नहीं है कि सोल में हर किसी को वो एडमिशन दे देते हैं, उसमें भी वो एंट्रेंस के बेसिस पे या डायरेक्ट बेसिस पे चेक करते हैं। तो सोल की भी जब लिस्ट आती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है रेगुलर को। जैसे पहली सोल की लिस्ट आई तो उसके अंदर स्टार्टिंग में फर्स्ट लिस्ट में जितने भी लोग थे आपके रेगुलर के लिए उन सबका नाम आएगा, उसके बाद फिर दूसरे लोगों का नाम आएगा एंड ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा जब तक कि लास्ट उनकी लिस्ट या फिर जितने भी सीट्स हैं वो फिल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना एंड अगर फिल नहीं किया है फिर दोबारा से याद दिला रही हूँ, प्लीज़ फिल कर दो जामिया का भी अगर आपको इतना सा भी डाउट है तो। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।